Good afternoon, friends. I'm Grish Paliwal, and in this video, we will discuss last 20 questions of this question paper. Friends, I'm talking about the question paper of TGT English, which was held on 21st January 2018. We are discussing here rest of the 20 questions. Means we have already discussed 50 questions, friends. In first part, we have discussed 20 questions. In second part 15, and third part also 15 questions. Total 50 questions we have already discussed. Now here we will discuss rest of the 20 questions. So friends, first question we have here. First question means it is the question number 51. Question number 51, friends. Who defined wit as what oft was thought but never so well expressed? फ्रेंड्स, किसने इसको डिफाइन किया, ये परिभाषा दी, कहने का मतलब है ये ट्रू वीट की परिभाषा दे रखी है। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारे पास हैं रिचर्ड स्टील, जॉन डन, अलेक्जेंडर पोव एंड लास्ट ऑप्शन विलियम ब्लेक। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारे पास जो लास्ट ऑप्शन है विलियम ब्लेक है। तो किसने ये वीट को ऐसे डिफाइन किया था कि व्हाट ऑप्ट मीन्स फ्रेंड्स ऑफन, ऑप्ट मीन्स क्या होता है ऑफन, ऑफन मीन्स प्रायः। So friends, in other words we can say the best poet makes memorable lines. The best poet makes memorable lines out of what everybody already knows. Friends, जो इसकी अदर मीनिंग है वो है द बेस्ट पोएट मेक्स मेमोरेबल लाइन्स। यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे द बेस्ट पोएट मेक्स मेमोरेबल लाइन्स जो बेस्ट पोइट हैं वो बनाते हैं, यानी कि क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं, कहने का मतलब है मेमोरेबल लाइन्स। मेमोरेबल मीन्स यादगार पंक्तियाँ बनाते हैं, किससे, आउट ऑफ what everybody already knows। तो ये है फ्रेंड्स, यानी कि मेमोरेबल जो लाइंस होती हैं वो बनाई जाती हैं बेस्ट पोइट्स के द्वारा, किससे, यानी कि उन चीज़ों से जिसको जो है प्रत्येक व्यक्ति पहले से जानता है, उससे उन लाइनों से एक मेमोरेबल लाइन बनाई जाती है, कहने का मतलब है जो एवरीबडी बोलता है, यानी कि जानता है जिन चीज़ों के बारे में, उनको सेलेक्ट करके, उनको उनका उपयोग करके एक अलग से एक बेस्ट वे में उसको क्या करना, अपने अकॉर्डिंग क्रिएट करना उस लाइन को। तो ये इसका मतलब है विट का, ट्रू विट का। विट का मतलब है बुद्धि से, यहाँ पे इंटेलिजेंस से। तो इसमें जो ये जो बात कही गई है, किसके द्वारा कही गई, ये डेफिनेशन कही गई है फ्रेंड्स, इट वॉज डिफाइंड बाय अलेक्जेंडर पोप। किसके द्वारा, अलेक्जेंडर पोप के द्वारा। नाउ फ्रेंड्स, मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52, द करेक्ट एंटोनिम ऑफ जेनरस। एंटोनिम इज अपोजिट। वी हैव ऑप्शंस here: clumsy, guilty, awkward, stingy. Friends, clumsy means we have given first word clumsy. clumsy means बोलते हैं अनाड़ी, बोलते हैं जिसको, यानी कि who has no talent बोल सकते हैं। और in which clumsy means अ पर्सन हु हैज़ नो टैलेंट, मीन्स जिसके पास टैलेंट नहीं है, कहने का मतलब एक, जैसे आपने सुना हुआ खिलाड़ी, अनाड़ी, तो अनाड़ी बोला जाता है क्लमसी को, ठीक है। यानी कि आर्टलेस, क्या बोल सकते हैं दूसरी लैंग्वेज में इसका, अगर हम सिनोनिम की बात करें तो आर्टलेस, तो आर्टलेस बोला जाता है क्लमसी को। गिल्टी मीन्स होता है, गिल्टी अपराधी होता है, ठीक है। इसका अपोजिट अगर बात करें, क्लमसी का अपोजिट फ्रेंड्स आर्टफुल हो जाएगा, तो आर्टलेस इसका सिनोनिम है, तो आर्टफुल हो जाएगा। तो गिल्टी का क्या हो जाएगा, गिल्टी का हो जाएगा
गिल्टी जैसे अपराधी होता है तो इनोसेंट हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसका अपोजिट, इनोसेंट। इनोसेंट हो जाएगा, क्या होगा फ्रेंड्स, इनोसेंट। इनोसेंट इसका जो है एंटोनिम हो जाएगा। अगला वर्ड हमारे पास है ऑकवर्ड। ऑकवर्ड का मतलब होता है क्लमसी। ऑकवर्ड का मतलब भी क्लमसी होता है, यानी कि आर्टलेस। तो इट मीन्स द एंटोनिम ऑफ ऑकवर्ड इज ऑल्सो आर्टफुल, अदरवाइज कन्वीनियंट। एंड लास्ट ऑप्शन भी है हियर स्टिंगी। स्टिंगी मीन्स होता है फ्रेंड्स माइजर, कंजूस। तो यहाँ पे जो जेनरस है, जेनरस का मतलब उदार या दानी से होता है, ठीक। तो इसका अपोजिट, जेनरस का अपोजिट हो जाएगा स्टिंगी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन भी है भैया, क्वेश्चन नंबर 53। हु रोड द फॉलोइंग। अब ये जो यहाँ पे जो डेफिनेशन दी गई है किसने लिखी। क्राफ्टी मैन कंडेम स्टडीज, सिंपल मैन एडमायर देम एंड वाइज मैन यूज देम। तो क्राफ्टी मैन जो क्या करते हैं, कंडेम करते हैं स्टडी को, और सिंपल मैन उसको एडमायर करते हैं, उनको एडमायर करते हैं। जो स्टडी को कंडेम करते हैं उनको एडमायर करने का काम करते हैं सिंपल मैन। एंड वाइज मैन यूज देम, और वाइज मैन जो हैं उनका यूज़ करते हैं, यानी कि उनको उपयोग में लेते हैं, उनके द्वारा काम लेते हैं, कहने का मतलब है। हु रोड द फॉलोइंग, तो किसने लिखी है, ये डेफिनेशन किसके द्वारा दी गई है। विलियम शेक्सपियर, जॉन डन, मिल्टन, बेकन। सो फ्रेंड्स किसके द्वारा ये लाइन कही गई है, ये लाइन कही गई है फ्रांसिस बेकन के द्वारा। फ्रांसिस बेकन के द्वारा ये लाइनें यहाँ पे दी गई हैं। ये कौन से उसमें दे रखी है उन्होंने, ऑफ स्टडीज़ करके इनका एक ऐसे है, ऑफ स्टडीज। तो इसमें इन्होंने दे रखा है ऑफ स्टडीज़ करके, इनकी एक क्रिएशन है, उसमें इसके बारे में इन्होंने बता रखा है फ्रेंड्स। और इसके अतिरिक्त फ्रेंड्स जो अगला जो हमारा क्वेश्चन है उसके बारे में बात करें तो ऑफ स्टडीज जो है ये रिटर्न कब हो रखा है, 1597 में हो रखा है फ्रेंड्स। रिटर्न कब हो रखा है, 1597, और पब्लिश्ड हो रखा है 1601 में। 1601 में इट वाज पब्लिश्ड इन 1601 एंड रिटन इन 1597। सो फ्रेंड्स आप ये भी जानते होंगे जो बेकन हैं उनके एसेज जो हैं, इनके 3 कलेक्शंस थे। तो उसमें पहला जो था 1597, सेकेंड 1612, थर्ड 1625। टोटल 58 एसेज लिखे इन्होंने। तो इसमें 58, 38 एंड 10। पहले वाले में 10 एसेज थे, सेकेंड में 38 एंड थर्ड में 58। टोटल इनके 58 एसेज इनके द्वारा लिखे गए हैं। अगला क्वेश्चन जो यहाँ पे है फ्रेंड्स हमारे पास, और इनको फादर ऑफ इंग्लिश एसेज भी कहा जाता है, ठीक है। और ऐसे जो वर्ड है वो कहाँ से लिया गया है, तो एक फ्रेंच ऑथर हैं मॉन्टेग, तो उनके जो ऐसे, उनको फादर ऑफ ऐसे कहा जाता है मॉन्टेग को। स्पेलिंग क्या है मॉन्टेग, MONTAIGNE। तो इनके द्वारा एक वर्ड, इनके द्वारा जो ऐसे लिखा गया है, यानी कि कहने का मतलब है इनको फादर ऑफ ऐसे कहा जाता है, वहाँ से ड्राइव किया गया जो ऐसे वर्ड है। ऐसे यानी कि ऐसे SI करके, SI करके एक वर्ड है। SI का मतलब होता है टू ट्राई, टू अटेम्प्ट, प्रयास करना। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर हमारा 54 है, चूज द करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन का चुनाव करना है यहाँ पे। एडजेक्टिव ऑफ द वर्ड डेथ। अब फ्रेंड्स एडजेक्टिव बताना है डेथ वर्ड का। डेथ क्या है, पहले तो डेथ वर्ड को जानना जरूरी है। डेथ क्या है फ्रेंड्स, डेथ यानी कि ये एक नाउन है, यानी कि मौत, मृत्यु। कहने के बाद कोई चीज़ है, यानी कि कोई डेथ जो है यहाँ पे कोई चीज़ से, यानी कि चीज़ का मतलब ये नहीं है, कोई ऑब्जेक्ट से मतलब नहीं है। तो एक नाउन ये यहाँ पे है, तो इसका हमें एडजेक्टिव बताना है। एडजेक्टिव कैसे होगा फ्रेंड्स, अब डाई क्या है, डाई यानी कि मरना, वर्ब, और डेडली और डेड बोथ आर एडजेक्टिव। दो यहाँ पे डेडली और डेड दोनों एडजेक्टिव हैं फ्रेंड्स। जो इसका करेक्ट आंसर दिया है वो तो डेडली दे रखा है, बट डेड भी जो है, डेड का मतलब है क्या है, मृत। मृत का यानी कि किसी चीज़ के बारे में बताएगा, मृत
जैसे हमने कहा ना, वह सपोज किसी व्यक्ति के बारे में बोल रहे हैं, वो मृत या मृत किसी चीज़ को क्या करने का काम करेगा, उसके बारे में बताने का काम करेगा, डिस्क्राइब करने का काम करेगा। तो डेड भी यहाँ पे क्या है, एडजेक्टिव है, और डेडली बोथ आर एडजेक्टिव। सो फ्रेंड्स, करेक्ट आंसर अकॉर्डिंग टू आंसर की डेडली है, तो अदरवाइज डेड भी यहाँ पे एडजेक्टिव है। अगला क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 55, द राइम स्कीम ऑफ शेक्सपियरन सोनेट। तो फ्रेंड्स, शेक्सपियरन सोनेट की राइम स्कीम पूछ रहा है। शेक्सपियरन सोनेट का हमें पता है, तो उसमें क्या होती हैं, 3 क्वार्टरेंस एंड अ कपलेट। 3 क्वार्टरेंस, क्वार्टरेंस मीन्स 4 लाइन्स, 3 क्वार्टरेंस मीन्स 4 लाइन्स, 12 एंड 1 कपलेट। कपलेट 2 लाइन्स का, यानी कि 2 लाइन्स होगी, टोटल कितनी होगी, 14 लाइन्स। ठीक, तो इसमें अब इसकी राइम स्कीम पूछ रहे हैं। राइम स्कीम यहाँ पे ऑप्शन है हमें ए बी बी सी सी डी डी ई ई एफ एफ एंड जी जी। बी ऑप्शन ए बी सी 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 डी ई ई एफ जी जी, एंड सी ऑप्शन ए बी सी डी ई एफ जी जी। सो फ्रेंड्स, करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ए बी सी डी ई एफ एंड जी जी। फ्रेंड्स, वी हैड ऑलरेडी टोल्ड दैट 3 quatrains, ए बी 4, सी डी 4 and E F also 4. It means 3 quatrains, 3 into 4, 12, and last G G couplet 1 into 2, total 14. Next question, question number 56. Friends, जो question number 56 है, one word substitution. A messenger sent to teach the gospel is called a oblique n. अब यहाँ पे बोल रहा है अ मैसेंजर सेंट टू टीच। एक जो मैसेंजर होता है, मैसेंजर मीन्स दूत बोल सकते हैं, संदेशवाहक बोल सकते हैं, जो भेजा जाता है, टू टीच यानी कि सिखाने के लिए या सीख देने के लिए। ठीक है, द गॉस्पेल यानी कि एक मैसेज, मैसेज किससे रिलेटेड, गॉस्पेल बोलते हैं, रिलेटेड टू चर्च बोल सकते हैं हम। तो यहाँ पे क्या है, इज कॉल्ड, वो कहलाता है। वैगाबॉन्ड आवारा होता है फ्रेंड्स, आप जानते हैं वैगाबॉन्ड मीन्स अ पर्सन विदाउट होम और नो जॉब, जिसके पास ना तो जॉब होती है ना होम होता है। हु कीप्स ट्रेवलिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस एक स्थान से दूसरे स्थान में घूमते रहता है, वैगाबॉन्ड बोलते हैं उसको, होबो भी बोलते हैं आवारा करके। वी ऑप्शन मैसेंजर, मैसेंजर मीन्स होता है संदेशवाहक या दूत। वी हैव ऑलरेडी गिवन मैसेंजर इन आवर क्वेश्चन। थर्ड ऑप्शन सी, एबट। एबट मीन्स अ मैन हु इज द हेड ऑफ अ रिलीजियस कम्युनिटी। एक जो रिलीजियस जो कम्युनिटी होती है उसका हेड, यानी कि फॉर मंक्स के लिए, तो एबट उसे बोला जाता है। एपोसल, लास्ट ऑप्शन एपोसल। सो फ्रेंड्स, एपोसल विल बी करेक्ट आंसर। एपोसल का मतलब होता है धर्म प्रचारक या धर्मदूत, जो क्या करता है, धर्म का प्रसार करने का काम करता है, पब्लिसिटी करने का काम करता है, यानी कि मैसेज देने का काम करता है। टीच द गॉस्पेल यहाँ पे हमें दे रखा है, तो अपोसल विल बी द करेक्ट आंसर। अपोसल मीन्स प्रचारक, अदरवाइज धर्मदूत। क्वेश्चन नंबर 57, नेम द पोम ऑफ W Yeats इन विच द फॉलोइंग लाइन्स अकर्स। अब नाम बताना है W Yeats की उस पोम का जिसमें ये लाइन्स अकर हो रखी हैं। अ माउथ दैट हैज़ नो मॉइस्चर, अ माउथ that has no moisture and no breath. I call it death in life and life in death. I call it death in life and life in death. तो ये W Yeats की कौन से पोम से ये लाइनें ली गई हैं? सो फ्रेंड्स, द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बाइजेंसियम। बाइजेंसियम 1925। फ्रेंड्स, जो इसका इंट्रोडक्शन था, सॉरी फ्रेंड्स, जो W Yeats हैं, इन्होंने गीतांजलि का क्या इंट्रोडक्शन भी लिखा था, और इनको 1923 में नोबेल प्राइज़ मिला था। कब मिला था? 1923 में, और 1925 में GV शो को। तो बाइजेंसियम विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 58,
fill in the blank. That pair of scissors dot 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 to me. Belongs, belong, belonging, none of these. अब फ्रेंड्स बिलोंगिंग तो होगा नहीं, क्योंकि हम जानते हैं यहाँ पे कोई EJMR तो है नहीं, उसके साथ जो ING फॉर्म लगे, और बिलोंगिंग का दूसरा यूज यहाँ पे पॉसिबल है नहीं, तो ये तो हो नहीं सकता। अब बिलोंग और बिलोंग्स में से एक है, तो बिलोंग और बिलोंग्स में से एक करना है हमें। अब फ्रेंड्स हमें ये नहीं देखना है, पेयर ऑफ सीजर्स को नहीं देखना है, क्योंकि सीजर्स देखेंगे तो हम, क्योंकि हमें पता है प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करें तो सिंगुलर जो सब्जेक्ट होते हैं उनके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ES लगता है। तो जैसे वर्ब क्या है, बिलोंग है, तो उसमें S लग जाएगा। तो यहाँ पे बात हो रही है सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट की। अब इसको समझना है, दैट पेयर ऑफ सीजर्स, पेयर ऑफ सीजर, जो पेयर है ना सीजर्स का, सीजर मीन्स कैंची, उनका पेयर है, जोड़ा। अब वो करता है, वो मुझसे संबंधित है, कहने का मतलब है मुझसे बिलोंग करता है। अब तो क्या होगा यहाँ पे, तो फ्रेंड्स पेयर ऑफ सीजर्स यानी कि कलेक्टिव नाउन के रूप में यूज हो रहा है। कलेक्टिव, जैसे कलेक्टिव नाउन कहीं पे भी यूज होता है, जैसे ऑल इज वेल, अदरवाइज ऑल तो प्लूरल के उसमें भी यूज होते हैं, तो ऑल क्या है वहाँ पे कलेक्टिव के रूप में यूज हो जाता है, तो उसके साथ सिंगुलर जो सब्जेक्ट के साथ जो हेल्पिंग वर्ब लगती है वही लगती है। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, ये कलेक्टिव है, पेयर ऑफ सीजर्स, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बिलोंग्स टू मी होगा, ना कि हमें यहाँ पे एस को ध्यान नहीं देना है। ये पेयर है यानी कि कलेक्शन है, जोड़ा है, तो बिलोंग्स टू मी विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 59, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पोम बाय T.S. एलियट। अब जो निम्नलिखित जो पोम दी गई हैं हमें, इनमें से नहीं है, कह रहा है T.S. एलियट की। तो फ्रेंड्स वी नो द पोम्स ऑफ T.S. एलियट। इसमें द वेस्टलैंड पता है हमें, 1922 पब्लिकेशन इसकी डेट है। गेरनसन 1920, 1922 एंड लास्ट एस वेंसडे 1930। So friends, these three are the poems of T.S. Eliot. So here we have asked is not a poem by T.S. Eliot. So correct answer of this question will be in the Seven Woods. In the Seven Woods, it's a poem. It's a poem by W. Yeats, William Butler Yeats, and it was published in 1903. In the Seven Woods is a poem by W. Yeats and it was published in 1903. So friends, move on to next question. Question number 60. Sarojini Naidu's unpublished works were brought out after her death under the title. उनकी डेथ के बाद जो टाइटल, यानी कि हर डेथ अंडर द टाइटल, यानी कि उस टाइटल का नाम पूछ रहा है, यानी कि बोल सकते हैं उनकी क्रिएशन का नाम पूछ रहा है जो उनकी डेथ के बाद क्या हुई, पब्लिश हुई। तो जिसको जैसे डेथ के बाद कोई चीज़ पब्लिश होती है तो उसे पोस्ट्यूमस बोलते हैं, posthumously means her work which was published posthumously. So friends, we had already discussed about Sarojini Naidu in a particular video. So friends, if you want to know about English literature, so you can watch other videos related to Indian poets or authors. We have already discussed 4 or 5 videos related to Indian authors, and we have also made a video on Sarojini Naidu, in which we have discussed all the important questions related to Sarojini Naidu on that video. So you can watch that video, friends. Otherwise, we can share the link. We can share the link of Sarojini Naidu's, in which we have discussed questions related to Sarojini Naidu. We can share that link. So friends, here we have given 4 options: the golden threshold, the word of time, the feather of dawn, the broken wing.
The correct answer will be this question, the feather of dawn. What will be the correct answer, friends? Feather of dawn will be the correct answer of this question, and it was published in 1961. 1961. Posthumously it was published. Question number 61. Who is Emilia in the play Othello? Othello में जो है एमिलिया कौन है कह रहे हैं. जो प्ले हैं विलियम शेक्सपियर के HOKM, जो मेन जो क्या है ग्रेटेस्ट बोल सकते हैं, सॉरी ग्रेट ट्रेजिडीज हैं. 4 ग्रेट ट्रेजिडी: हैमलेट, अथेलो, किंग लियर, मैकबेथ. एंड फ्रेंड्स, अब जो अथेलो प्ले है उसमें जो एमिलिया है वो कौन है करके यहाँ पे पूछा जा रहा है हमसे क्वेश्चन में. तो वाइफ ऑफ इयागो. सो फ्रेंड्स, करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज वाइफ ऑफ इयागो. इयागो की जो वाइफ हैं उनका नाम क्या है? एमिलिया है. और फ्रेंड्स, इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन और है यहाँ पे. एमिलिया ई से स्टार्ट है. फ्रेंड्स, अगर हम एमिलिया कर दें इसको, इससे कंपेयर करके हम याद कर सकते हैं. एमिलिया अगर हम यहाँ पे कर दें तो एमिलिया इज़ अ सेंटिमेंटल नोवेल बाय हेनरी फील्डिंग. हेनरी फील्डिंग का एक सेंटिमेंटल नोवेल है जो कि पब्लिश हो रखा है कब? 1751 में. तो इससे कंपेयर करके आप इस क्वेश्चन को भी याद कर सकते हैं. एमिलिया जो है एक सेंटिमेंटल नोवेल है, किसके द्वारा? हेनरी फील्डिंग के द्वारा लिखा गया है. तो और इमिलिया अगर बात आती है तो ये वाइफ है इयागो की. अथेलो जो प्ले है उसमें ट्रेजेडी है जो उसमें. हु अमंग दी फॉलोइंग इज नॉट एन अमेरिकन पोइट. अब जो ये जो हमें लिस्ट दी गई है 4 पोइट्स की, इसमें से अमेरिकन नहीं है कह रहा है. तो कौन सा नहीं है? वॉल्ट विटमैन वी नो ऑलरेडी अमेरिकन. We have already discussed about Walt Whitman. Emily Dickinson is also American poet. Robert Frost is in, we can say, also American poet. These 3 means the Walt Whitman, Emily Dickinson, Robert Frost are American poet, and Stephen Spender is not an American poet. He is an English poet. English poet है स्टीफन स्पेंडर. स्टीफन स्पेंडर जो हैं अमेरिकन, सॉरी इंग्लिश पोइट हैं. इनका पूरा नाम क्या है? स्टीफन हेरोल्ड स्पेंडर. इंग्लिश पोइट हैं और इनके लाइफ स्पेन की बात करें तो 1909 से लेकर 1995. और 1995 से रिलेटेड एक इम्पोर्टेंट यहाँ पे पॉइंट हम बताना चाहेंगे. तो सीमस हीनी है, उनको क्या मिल रखा है यहाँ पे? नोबेल प्राइज़ मिल रखा है फ्रेंड्स. तो आप ऐसे भी इसको याद कर सकते हैं. और सीमस हीनी जो है आयरिश पोएट हैं. इसके अलावा W.B. येट्स भी जो अभी हमने डिस्कस किया था वो भी क्या है? आयरिश है. क्वेश्चन नंबर 63. विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज अ पजेसिव एडजेक्टिव. अब पजेसिव एडजेक्टिव है कह रहा है. इसमें से फॉलोइंग जो वर्ड्स हैं हमारे पास यहाँ पे जो दिए गए हैं 4: दीज, दियर, देयर, दैट. सो फ्रेंड्स, दीज तो हो नहीं सकता. दीज मीन्स ये, क्योंकि सब्जेक्ट की तरह काम करेगा. तो इसके अलावा देयर, इसको भी अधिकतर क्या करते हैं? सब्जेक्ट की तरह यूज़ करते हैं. दैट क्या है? ये भी दैट इज़ अ बुक. तो पजेसिव कह रहा है. पजेसिव का मतलब है अधिकार से, स्वामित्व से. जैसे पजेसिव एडजेक्टिव क्या क्या होते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे हम डिस्कस करना चाहेंगे उसके बारे में. जैसे आई है तो आई का क्या हो जाएगा? माई. वी का आवर भी बोल सकते हैं. ही का क्या होता है? हिज. दे का क्या हो जाएगा? दिया. यानी कि अपने के लिए बात हो रही है. मैं अपना काम करता हूँ. आई डू माई वर्क, वी डू आवर वर्क, ही डज हिज वर्क, सी डज हर वर्क, एंड दे डू दियर वर्क. तो दियर क्या हो जाएगा यहाँ पे? पजेसिव एडजेक्टिव हो जाएगा फ्रेंड्स. दियर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन एज द सेकेंड टाइटल ऑफ ट्वेल्थ नाइट. सेकेंड टाइटल कह रहा है ट्वेल्थ नाइट का. तो फ्रेंड्स, एज यू लाइक इट, व्हाट यू विल, मेजर फॉर मेजर, जॉयस, रिफाइंड, रोमांटिक. वी हैव 4 ऑप्शंस एंड द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज व्हाट यू विल. क्या है करेक्ट आंसर फ्रेंड्स? व्हाट यू विल है. और इसके अलावा जो ट्वेल्थ नाइट है, इसके अगर करेक्टर्स की बात करें, जो मेन करेक्टर्स हैं इसमें मॉलवोलियो हैं, वियोला हैं, ड्यूक ओर्सिनो हैं, ओलिविया हैं, सर टॉबी वेल्च हैं. और जो फ्रेंड्स जो हमने करेक्टर्स की बात की उसमें वियोला, अदरवाइज बायोला.
अब जो आप पढ़ना चाहते हैं, तो ये क्या है, प्रोटैगनिस्ट हैं, और ये क्या कहती हैं, डिस्गाइज करती हैं किसके रूप में, यानी कि सिजेरियो बनती हैं। क्या बन जाती हैं, सिजेरियो सिजेरियो, यानी कि एक मेल कैरेक्टर के रूप में डिस्गाइज क्या करना, भेष बदलना। तो आप इस जो 12th नाइट है उसको देख सकते हैं, तो आपको हिस्ट्री पूरी समझ में आ जाएगी इसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट यू विल जो है फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर है, सॉरी आंसर बताना हम भूल गए थे, व्हाट यू विल है। तो अगला क्वेश्चन जो हमारा यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 65, विच स्टोरी ऑफ रस्किन बॉन्ड शोज हिज डीप अफेक्शन फॉर द माउंटेन्स एंड द ट्रीज। अब जो कौन सी स्टोरी है कह रहे हैं रस्किन बॉन्ड की, जो क्या करती है, डीप अफेक्शन फॉर द माउंटेन्स एंड ट्रीज के बारे में क्या करती है, शो करती है, दर्शाती है, प्रदर्शित करती है। डेली इज नॉट फॉर डेथ ऑफ द ट्री, टाइम स्टॉप्स एट शामली, द सेंसुअलिस्ट। सो फ्रेंड्स जो करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का वो हो जाएगा बी, क्या हो जाएगा, डेथ ऑफ द ट्री। अब फ्रेंड्स इसी से कंपेयर करते हुए एक चीज़ और बताना चाहूँगा, डेथ ऑफ द ऑथर करके एक क्रिएशन है जो कि रोनाल्ड बार्थी करके हैं, उनके द्वारा लिखी गई है, डेथ ऑफ द ऑथर। इसमें फ्रेंड्स एक जो हम इससे रिलेटेड एक लाइन बताना चाहेंगे, डेथ ऑफ द ऑथर इज़ द बर्थ ऑफ द रीडर। कहने का मतलब आप पढ़ेंगे तो इसके बारे में ये होता है, इससे रिलेटेड थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगा। जो डेथ ऑफ द ऑथर है, कहने का मतलब है अगर जो ऑथर जो चीज़ लिखता है उसको जो रीडर है वो अपने अकॉर्डिंग इंटरप्रेट करता है, यानी कि उसको अपने अकॉर्डिंग उसकी क्या निकालता है, मीनिंग निकालता है। अब रीडर ने उस जो ऑथर है उसने क्या लिखा है वो तो ऑथर जानता है, उसका सेंस क्या था, और वो डिपेंड करता है, अब उसका सेंस किस पे निर्भर करता है, जो रीडर उसको किस वे में लेता है, किस वे में इंटरप्रेट करता है। तो इसलिए डेथ ऑफ द ऑथर करके इनकी एक क्रिएशन है, रोनाल्ड बार्थे करके। नेक्स्ट क्वेश्चन, life is a told life is a tale told by an idiot. So friends we had already discussed this question in English lecturers question paper. We had already discussed the question paper of English lecturer, and it's the same question which we had given there also. वहाँ पे भी दिया हुआ था ये क्वेश्चन। ये लाइफ इज़ अ टेल टोल्ड बाय एन इडियट, ये किसने कहा है, अल्टर्ड होना चाहिए फ्रेंड्स, बाय अटर्ड बाय, ये हेमलेट, अथेलो, किंग लियर, मैकबेथ। सो फ्रेंड्स मैकबेथ की हैं ये, मैकबेथ के द्वारा ये लाइनें कही गई हैं एक्ट सीन 5 सीन में अपनी वाइफ के लिए, यानी कि जब वो बात कर रहे थे उससे, तो एक्ट 5 एंड सीन 5 मैकबेथ will be the correct answer of this question. Question number 67, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज ग्रामेटिकली करेक्ट। ग्रामेटिकली करेक्ट कौन सा सेंटेंस बोला, ही वॉज हंग फॉर द मर्डर, दिस बुक इज़ प्रिफरेबल टू दैट। अब ये दो सेंटेंस हमें दिए गए हैं, अब इसमें ऑप्शंस हमारे पास है, ए इज़ करेक्ट एंड सॉरी फर्स्ट इज करेक्ट एंड सेकंड इज इनकरेक्ट, बोथ ए एंड सॉरी फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट, second is correct and first is incorrect, both are incorrect. So friends the correct answer of this question will be, this book is preferable for that, this will be the correct, second will be correct and first will be incorrect, first incorrect, second correct. In which option we have given option C, second is correct and first is incorrect, option C will be the correct answer of this question. Friends ये जो फर्स्ट है ये इनकरेक्ट क्यों है यहाँ पे मैं बता देना चाहता हूँ। जो हंग है, ये हंग यहाँ पे जो हंग दिया गया है, हंग क्या होता है, हंग एक्ट से एज एन एडजेक्टिव पार्टिसिपल की तरह काम करता है, तो एडजेक्टिव का काम करता है ये। तो यहाँ पे हंग ना होके क्या होना चाहिए था, हैंग्ड, HANGED अगर यहाँ पे होता तो ये भी करेक्ट हो जाता हमारा सेंटेंस। तो हंग यहाँ पे दिया गया है, हंग जो कि एडजेक्टिव होता है, तो हैंग्ड होना चाहिए था। सो दिस विल बी द इनकरेक्ट, फर्स्ट इज इनकरेक्ट एंड सेकंड इज करेक्ट, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अ पोम ऑफ 14 लाइन्स इज नॉन एज, 14 लाइन्स की जो पोम है वो जानी जाती है। फ्रेंड्स अभी हमने विलियम शेक्सपियर के सोनेट के बारे में डिस्कस किया था, वहाँ पे हमने बताया था 3 क्वार्टरन्स एंड कपलेट।
तो 14 लाइन्स हमने वहाँ पे डिस्कस कर लिया था ऑलरेडी, तो क्या हो जाएगा, सोनेट हो जाएगा। 14 लाइन्स इज नोन एज सोनेट। क्वेश्चन नंबर 69 फ्रेंड्स, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 69 हमारे पास है। द नेम ऑफ द टेनिसन्स डिपार्टेड फ्रेंड टू whom he has dedicated most of his poem is W.H. Auden, William Wordsworth, Robert Browning, Arthur Henry Hallam. So friends, the correct answer of this question will be Arthur Henry Hallam. D will be the correct answer. फ्रेंड्स, इनसे रिलेटेड आपको पता है जो इनकी फेमस जो पोम है, इन मेमोरियम, इन मेमोरियम 1850 पब्लिकेशन है इसका। तो इन मेमोरियम में जो डेडिकेट कर रखी है वो किसको कर रखी है टेनिसन ने, वो भी अपने फ्रेंड आर्थर हेनरी हेलम को ही कर रखी है। इसके अलावा 1850 से रिलेटेड 2-3 चीज़ें और यहाँ पे डिस्कस करना चाहेंगे। 1850 में जो प्रील्यूड है वर्ड्सवर्थ का 1805 में रिटर्न था, वो कंप्लीट हो गया था। उसके बाद 1850 में पोस्टह्यूमसली बोलेंगे वो क्या हो रखा था, पब्लिश हो रखा था। पहला पॉइंट तो प्रील्यूड 1850 में पब्लिश हुआ। इसके अलावा सेकंड पॉइंट है जो विलियम वर्ड्सवर्थ थे, वो भी पोइट लॉरेट रहे थे 1843 से 1850 तक। 1850 से फिर टेनिसन रहे थे 1892 तक पोइट लॉरेट। तो फ्रेंड्स, ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु थे जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस क्वेश्चन पेपर फ्रेंड्स, विच नोवेल ऑफ रस्किन बॉन्ड वॉज adapted into हिंदी फिल्म विच वॉन द नेशनल फिल्म अवार्ड फॉर बेस्ट चिल्ड्रंस फिल्म्स। कौन सा जो नोवेल है हिंदी, सॉरी जो क्या कह रहा है, रस्किन बॉन्ड वॉज एडोप्टेड इनटू हिंदी फिल्म विच वॉन द नेशनल फिल्म अवार्ड। अब रस्किन बॉन्ड के उस नोवेल का नाम पूछ रहा है जो एडॉप्ट किया गया है इनटू हिंदी फिल्म में, जिसने कौन सा प्राइज जीता, कौन सा अवार्ड जीता, नेशनल फिल्म अवार्ड जीता फॉर बेस्ट चिल्ड्रन फिल्म, बेस्ट चिल्ड्रन फिल्म्स के लिए जिसने नेशनल अवार्ड जीता था, नेशनल फिल्म अवार्ड। तो कौन सा अब यहाँ पे नोवेल है, द सेंसुअलिस्ट, द ब्लू एम्ब्रेला, द नाइट ट्रेन एट दियोली, द चेरी ट्री। सो फ्रेंड्स, द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी, द ब्लू एम्ब्रेला इज द करेक्ट आंसर। कौन सा आंसर है फ्रेंड्स, यहाँ पे ब्लू एम्ब्रेला है। ये रस्किन बॉन्ड के द्वारा लिखा गया एक नोवेल है जो जिस नोवेल को एडॉप्ट किया गया हिंदी फिल्म के लिए, जिसने नेशनल फिल्म अवार्ड भी जीता बेस्ट चिल्ड्रन फिल्म्स के लिए। सो फ्रेंड्स, द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज द ब्लू एम्ब्रेला। सो थैंक यू so much friends for watching all the videos related to LT lecture. So friends, we have divided this question paper into 4 parts. 4 पार्ट्स में हमने इसको डिवाइड किया था। इन फर्स्ट पार्ट वी हैड डिस्कस्ड 20 क्वेश्चन, फर्स्ट एंड लास्ट 20 एंड सेकेंड एंड थर्ड 15 टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 40 and 30 70 questions we have already discussed, and 30 questions friends were related to pedagogy. So friends, we have already discussed 70 questions related to English. So thank you so much friends.